11th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो तुम्हें पता है सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि अपन बॉडी को जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल को जिंदा रहने के लिए अपन को उनको एसेंशियल चीजें देनी पड़ेगी। एसेंशियल चीजें में कौन कौन आ रहा है? एक तो क्या आ रही है? ऑक्सीजन। क्या आ रही है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन और हार्मोन। ये कंटिन्यू सेल को क्या करानी पड़ेगी? प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो अपन यहां पे लिख रहे हैं कि अपन सेल को जिंदा रखना है तो सेल को सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स और विटामिन। ये सेल को क्या करने पड़ेंगे? कंटिन्यू प्रोवाइड करना पड़ेंगे। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या बनाएगा? CO2 और H2 और साथ में क्या बनाएगा? ATP। अब इस CO2 अपने लिए क्या है? हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल। तो इसको जो अपन इसको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। किसको? CO2 को। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको CO2 को। अब देखो इसको अपन सप्लाई दे रहे हैं सेल को और वापस रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं कि ये अपने आप हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फ्लूइड चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए। तो अपन एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन? लोअर ऑर्गेनिज्म। वो इस चीज को करने के लिए उनके पास बॉडी कैविटीज होती है। क्या होती है? बॉडी कैविटीज। एनिमल किंगडम में लिख रखा है जो पोरीफेरा किंगडम है। कौन सा? पोरीफेरा। उसके अंदर आते हैं स्पॉन्जेस। क्या आते हैं? स्पॉन्जेस। वो इस चीज को करने के लिए क्या करते हैं कि उनके जो स्पॉन्जोसील कैविटी है ना, स्पॉन्जोसील, कौन सी कैविटी? स्पॉन्जोसील कैविटी। वो अंदर से वाटर के थ्रू न्यूट्रिशन O2 अंदर ले आते हैं और वाटर के थ्रू इन जो एक्सलेट मटेरियल है N2 वेस्ट नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं? बाहर रिमूव कर लेते हैं। कौन? लोअर ऑर्गेनिज्म। कौन? लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लूइड होता है, स्पेसिफिक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप। जो फर्स्ट टाइप है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? ओपन टाइप। देखो अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा कोई सा भी, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड को पंप करने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस चाहिए ना। उस डिवाइस का नाम क्या है? हार्ट। क्या नाम है? अब हार्ट जो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अपन दो सर्कुलेटरी फ्लूइड पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर, मेनली ब्लड और लिम्फ। अब सर्कुलेटरी फ्लूइड मान लो कोई सा भी हो सकता है। अब जो हार्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड पंप करेगा वो कहां पे जाएगा? लार्ज ब्लड वेसल्स। कहां पे जाएगा? लार्ज ब्लड वेसल्स में। अब ये लार्ज ब्लड वेसल कहां पे ओपन होगी? ओपन स्पेस कैविटी में। कहां पे? ओपन स्पेस कैविटी। ओपन स्पेस कैविटीज। अब इस ओपन स्पेस कैविटी को अपन साइनेसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साइनेस। अब ये ओपन स्पेस कैविटी में अगर ये फ्लूइड पंप कर रहा है तो इसमें जो टिश्यू है ना ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके? सर्कुलेटरी फ्लूइड है। कौन? टिश्यू। तो टिश्यू ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके? सर्कुलेटरी फ्लूइड के। तो इसमें ब्लड में जितना भी या कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसमें जितना भी न्यूट्रिशन होगा ये टिश्यू ले लेंगे। तो इसमें क्या याद रखना है? जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसके टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में। किसके? सर्कुलेटरी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू। अब अपन इसकी एग्जांपल की बात करें। किसकी एग्जांपल? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली किसमें होता है? एग्जांपल तो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली स्टार्ट होता है एनिलिडा किंगडम से। कहां से? एनिलिडा किंगडम से। तो इसका एग्जांपल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक तो आर्थ्रोपोड्स, क्या? आर्थ्रोपोड। एक क्या? मोलस्का। क्या? मोलस्का। इन दोनों किंगडम में क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन सेकंड टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं अपन क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। किस टाइप का? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन बेस सिस्टम होगा कि इसमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट डिवाइस होना चाहिए। इसको अपन क्या कह रहे हैं? हार्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब हार्ट जो पंप करेगा सर्कुलेटरी फ्लूइड को किसमें पंप करेगा? लार्ज ब्लड वेसल्स में। इसमें लार्ज ब्लड
लार्ज ब्लड वेसल्स में। अब ये लार्ज ब्लड वेसल्स है ना, ये नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्लड वेसल्स में खुलती है। कहां पे? ऑफ क्लोज ब्लड वेसल्स, यानी नेटवर्क ऑफ क्लोज वेसल्स, यानी इसमें फ्लो करेगा। इसमें जो टिश्यू है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड के, यानी सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है ना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है कौन? टिश्यू। अब तुम देख रहे हो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कौन सा? क्लोज टाइप का, उसमें ये क्या है? मोर एडवांस है। क्या है? मोर एडवांस है। और प्रीफ्ली क्या है? मोर एडवांस है। मोर एडवांस है मतलब इसमें अपन जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो बह रहा है उसका अपन रेगुलेशन कर सकते हैं। रेगुलेशन का मतलब अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ब्लड वेसल को, और रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट इंक्रीज कर दी तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये क्या है? मोर एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब अपन इसके एग्जांपल की बात करें, किसी क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में कौन आ रहा है? एनालिटिक्स। क्या आ रहा है? एनालिटिक्स। एनालिटिक्स, सभी एनालिटिक्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मेनली एक एक्सेप्शन है इसका, हीरोपिन एरिया, जोंक, रक्त चूसक, जोंक देखी होगी तुमने। हां, तो वो इसका क्या एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन याद नहीं रखना है। ठीक है, एनालिटिका में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप का। ठीक है, अब एक है कोर डेटा, कोरडेट्स। जो कोर डेटा पूरा है ना किंगडम, उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? पर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसका एक क्लास है, जिसकी कोर डेटा किंगडम की एक क्लास है जिसका नाम है यूरोकोर्टेक्स। क्या नाम है? यूरोकोर्टेक्स। इसको अपन यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिकेट्स। क्या कहते हैं? यूनिकेट्स। इसमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप। अरे यार, इनमें इन्हें देखा और कोर डेटा में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप का। लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया तो इनमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन टाइप का। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, किसका? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का। जो मोलस्का किंगडम है उसमें सभी में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एक सिपेलोपोडा क्लास, कौन सी? वर्ड्स, ये क्लास है, इसमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप का। इसका एक एक्सेप्शन हो गया, उसके दो एक्सेप्शन हो गए। दो एक्सेप्शन का मतलब एक तो यूरोकोर्टेटा, एक ट्यूनिकेटा। इसका क्या एक्सेप्शन है? मोलस्का है किंगडम है, उसके एक क्लास है सिपेलोपोडा, ये किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, अब अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। किसकी? ह्यूमन। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली अपन किसमें आते हैं? कोर डेटा में आते हैं। तो अपने में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज टाइप का। किस टाइप का? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब अपने अंदर मेनली दो फ्लूइड को अपने सर्कुलेट कराते हैं। कितने फ्लूइड? दो। जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह ये चीजें हैं ना, ये अपने दो चीजें, इनको क्या करा रहा है? इनमें न्यूट्रिशन सब जा रहे हैं। दो चीजें, दो फ्लूइड है अपने अंदर। बॉडी फ्लूइड है, पहले जो बॉडी फ्लूइड है उसका नाम है ब्लड। क्या नाम है? ब्लड। और दूसरा है उसका नाम है लिम्फ। इन दो चीजों से अपन जितने भी एसेंशियल चीजें हैं वो फ्लो करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है एक सेल टू अनदर सेल। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड अगर ब्लड है, क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड अगर ब्लड है तो उसे कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, अपन वेस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेस्कुलर सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी फ्लूइड लिम्फ है, क्या है? लिम्फ है, तो इसे कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो कौन सा है? ब्लड है। क्या? ब्लड है। अब ब्लड किसमें होके जाएगा, यानी एक ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन जाएगा, वो किसमें होके जाएगा? तो उसका नाम है ब्लड वेसल्स। क्या नाम है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स।
वेसल, और उसको पंप करने का जो डिवाइस है वो क्या है? हार्ट। अपन इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ब्लड, उसके बाद ब्लड वेसल्स, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हार्ट। अब लिम्फेटिक सिस्टम में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसका क्या नाम है? लिम्फ, ठीक है, जिससे होके जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा उसका क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहेंगे उसको? लिम्फेटिक वेसल्स। और इसको पंप करने वाला जो है ना सिस्टम, उसको कहेंगे लिम्फ नोड। क्या कहेंगे? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स। आया समझ में यहां तक? अब आगे बढ़ रहे हैं अपन ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं? पहला टॉपिक है अपने पास ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। एनसीईआरटी लिखती है कि ब्लड एक फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अपन इसको लिखेंगे फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब कोई भी टिश्यू अगर कनेक्टिव है, क्या कोई भी टिश्यू अगर कनेक्टिव टिश्यू है, क्या कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए तभी उसको अपन कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे? तो क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए मैट्रिक्स, यानी खुद की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। यानी वो अगर ये मैं कनेक्टिव टिश्यू मान रहा हूं, ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स यही सीक्रेट करेगा, दूसरा जो सीक्रेट कर रहा है तो वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए एक तो क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स साथ एक तो होना चाहिए फाइबर। क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? फाइबर। और खुद की क्या होनी चाहिए? सेल्स होनी चाहिए। तो वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आ रहा है, वरना वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो जो ब्लड है ना, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं अपन ब्लड को? क्योंकि उसके पास फाइबर नहीं है, फाइबर आर एब्सेंट। तो इसके पास फाइबर नहीं होते हैं, इसके पास ब्लड के पास फाइबर नहीं, एब्सेंट। अब जो इसकी मैट्रिक्स है ना, ये ब्लड सीक्रेट नहीं करता है। इसकी जो मैट्रिक्स है ना, उसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो सीक्रेट करता है लीवर सेल। कौन सी सेल? लीवर सेल। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर सेल भी नहीं है। उसकी जो मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर सेल नहीं है। तीसरी चीज, इसमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है। अपन ऐसे थोड़े एक आरबीसी से दो आरबीसी बन गई, डिवाइड हो गई, नहीं हो सकता ना। तो ये तीनों चीजें नहीं है इसके पास, इसलिए अपन इसको क्या करें? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। आया? अब जो ब्लड की जो मैट्रिक्स है, क्या है? मैट्रिक्स। उसको अपन क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा। क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का नेचर क्या है? फ्लूइड नेचर है। क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है। किसकी? ब्लड की फ्लूइड मैट्रिक्स। उसको मैं क्या कह रहा हूं? प्लाज्मा। ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट बनाता है? 55। एनसीईआरटी में निकलता है 55%। नियरली बना रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, नियरली 55%। अब जो इसकी सेल है ना, सेल्स, उनको अपन कह रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कह रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट? 55 ये होगा, तो 45 तो ये होगा 45%। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन आ रहा है? एक तो आ रही है आरबीसी, एक आ रही है डब्ल्यूबीसी, एक आ रही है प्लेटलेट्स। आया समझ में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आपको पता है ये दोनों तो एक सेल है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, पर ये सेल नहीं है, फ्रेगमेंट ऑफ सेल है, यानी सेल के टुकड़े हैं। तो अपन इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? ब्लड कॉर्पसल्स। क्या कहेंगे? ब्लड कॉर्पसल्स। कंप्लीट है यहां तक ब्लड कॉर्पसल्स। अब आगे अगर अपन पीएच देखें, क्या देखें? पीएच इसकी ब्लड की रेंज में होती है 7.2 से 7.4। रेंज में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वेन में अलग पीएच होगी
होगी और आर्टरी में अलग पीएच होगी। अगर मैं वेन की बात करूं, किसकी, वेन्स की, और आर्टरी की बात करूं, किसकी, आर्टरी, तो वेन में पीएच होती है 7.2, कम क्यों होती है वेन, और आर्टरी में 7.4 ज्यादा क्यों होती है, उसका रीजन है, क्या रीजन है देखना। अपन ने पढ़ा है कि वेन में मेनली कौन सा ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो CO2 ज्यादा होगी, तो यहां पे लिखता है CO2 क्या है, CO2 ज्यादा है तो एक्सप्रेस एंटी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा। और तुमने केमिस्ट्री में एक फार्मूला पढ़ा है, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है H प्लस कंसंट्रेशन। जैसे H प्लस एंटी कंसंट्रेशन बढ़ी, pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां पे जो pH आएगी वो क्या आएगी, डिक्रीज आएगी, क्या आएगी, डिक्रीज। तो pH कितनी है इसकी, 7.2। कंप्लीट याद है। आगे देखो, आर्टरी में मेनली कौन सा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो CO2 यहां पे क्या होगी, कम, ठीक है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज, जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, pH क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, pH इंक्रीज, pH इंक्रीज हो जाएगी। तो pH यहां पे कितनी आ गई, 7.4। कंप्लीट याद है। अब देखो, अब अपन अगर रेंज में नहीं है pH, क्या नहीं है, रेंज में, तो अपन इसका एग्जैक्ट आंसर अगर ब्लड की pH पूछे तो क्या लिखेंगे अपन, 7.4। तो ये क्या 7.4 एल्कलाइन नेचर देखनी है इसकी, तो इसकी क्या लिखेंगे, एल्कलाइन, क्या लिखेंगे, एल्कलाइन। हल्का क्षारीय लिख रखा है हिंदी मीडियम में, क्या लिख रखा है, हल्का क्षारीय। तो pH कितनी होती है, 7.4। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, इसकी ओरिजिन की बात करें, इसकी ब्लड की क्या ओरिजिन है, मेसोडर्मल, क्या है, मेसोडर्मल। ओरिजिन क्या होगी, मेसोडर्मल। इसकी ब्लड की ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल। अब अपन सबसे पहला जो टॉपिक है अपन पढ़ेंगे ब्लड के अंदर, क्या पढ़ेंगे, ब्लड में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा सेल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा, क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। तो अपनी हेडिंग डालो प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड नेचर की है, क्या है, फ्लूइड नेचर की। तो फ्लूइड मैट्रिक्स है, क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड का कितना 55% ऐसे हमने लिख रखा है नियरली, क्या लिख रखा है, नियरली, कितना 55% नियरली। अब देखो प्लाज्मा जो है क्या है, स्ट्रो कलर है, क्या है, स्ट्रो कलर, कौन सा कलर है, स्ट्रो कलर। एनसीईआरटी में लिख रखा है स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूइड है, विस्कस का मतलब गाढ़ा फ्लूइड है, कौन सा, गाढ़ा, विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है। स्ट्रो का मतलब होता है पेल येलो, यानी हल्का पीला। एनसीईआरटी में लिख रहा है हल्के पीले कलर का फ्लूइड है, कौन, प्लाज्मा, येलो कलर, येलो कलर, पेल येलो कलर, क्या, पेल येलो कलर। अब विस्कस फ्लूइड का मतलब गाढ़ा फ्लूइड, तो इसमें लिक्विड कंपोनेंट भी होगा और सॉलिड पार्ट भी होगा। तो जो लिक्विड पार्ट है किसका, प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट, वो कितने परसेंट है, 90 से 92%। और लिक्विड पार्ट में क्या परसेंट है, वाटर, क्या परसेंट है, वाटर। और जो सॉलिड पार्ट है, कौन सा पार्ट, सॉलिड पार्ट, उसमें वो कितना परसेंट है, 82 9%। कितना परसेंट है, 82 9%। अब 82 9% में क्या क्या आ रहा है, मिनरल्स आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, मिनरल्स। मिनरल्स में कौन आ रहा है, सोडियम, क्या आ रहा है, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, EEC, यानी और बहुत सारे आयन प्रेजेंट या मिनरल आयन प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड चीज पे आ रही है न्यूट्रिएंट, क्या आ रहा है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, क्या आ रहा है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में एनसीईआरटी में लिखा है ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड प्रेजेंट है और लिपिड प्रेजेंट है। ये क्या है, ट्रांजिट स्टेट इन बॉडी, यानी ये ट्रांजिट स्टेट में प्रेजेंट है, कहां पर, बॉडी
ट्रांजिट का मतलब हमेशा बॉडी में ग्लूकोज तो रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा और लिपिड रहेगा। तो ये हमेशा किस स्टेज में प्रेजेंट है? ट्रांजिट स्टेज में, क्योंकि बॉडी की हर सेल में ये तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीसरी कंपोनेंट आया उसका नाम है प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। इसको अपन कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन। अब अपन नेक्स्ट पेज में देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये 8 to 9% का कितना पार्ट है? 6 to 8%। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 6 to 8%। अब अपन प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। देखना प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट बना रहा है? 6 to 8। अपन मेनली 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे। कितनी टाइप की? 3 टाइप की। जो पहली फर्स्ट टाइप की जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन है ये कितने परसेंट है? 6.4%। कितने परसेंट? 4%। कितने परसेंट? 4 का मतलब मैक्सिमम अमाउंट में यही प्लाज्मा प्रोटीन। किस अमाउंट में? मैक्सिमम। और स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी? स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है इसका एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो कहां पे होता है? लीवर में। नाम है लीवर में। क्या है? लीवर में। और इसका जो फंक्शन हो गया, फंक्शन जो हो गया ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेशन भी लिख सकते हैं। ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन का मतलब अगर किसी कैपिलरी या ब्लड वेसल से ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितनी जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है सब ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पांसिबल है? एल्ब्यूमिन। कौन सी? एल्ब्यूमिन। जो सेकंड टाइप की जो प्लाज्मा प्रोटीन आया है उसका नाम है ग्लोबुलिन। क्या नाम है? ग्लोबुलिन। ये कितना परसेंट होती है? 2 to 2.5%। कितना? 2 से 2.5%। इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है ये मेनली कितने टाइप के होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। कितने टाइप की? 3 टाइप की। जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन में इसका जो सीक्रेशन होता है वो कहां पे होता है? लीवर सेल। कहां पे? लीवर सेल करती है इसका सीक्रेशन। कौन करता है? लीवर सेल। लेकिन जो ये है ना ये करती है बीटा लिम्फोसाइट। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? बीटा लिम्फोसाइट। कौन करता है? कौन करता है इसका सीक्रेशन? बीटा लिम्फोसाइट। आया समझ में? यानी अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है इसका फॉर्मेशन कहां पे होगा? लीवर में। लेकिन गामा जो ग्लोबुलिन है उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? बीटा लिम्फोसाइट। इसका जो फंक्शन हो गया किसका? ग्लोबुलिन का। किसका? फंक्शन की बात करें तो क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पांसिबल है। तो इसका लिखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। आया समझ में? थर्ड टाइप की जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन भी कह सकते हैं पर इसको प्रोथ्रोम्बिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। ये पूरी ब्लड के ये दोनों कितने परसेंट होती है? ये भी 0.3 होती है। तो ये भी कितने परसेंट होती है? क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। अब जो ये है ना मिनिमम अमाउंट में ये सबसे किस अमाउंट में? मिनिमम अमाउंट में और लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है? लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है इसका फॉर्मेशन ये भी कौन कर सकता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। जो इसका फंक्शन है क्या है? ब्लड
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या ब्लड कोगुलेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्लड कोगुलेशन, यानी ब्लड का स्कंदन, रक्त स्कंदन कौन करेगा? ये करेगा। अब एक क्वेश्चन आया एम्स, किसमें? एम्स में उन्होंने पूछा है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो क्या है। किसका रेशो पूछा है आपको? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो पूछा है, तो अपन को पता है एल्ब्यूमिन कितने परसेंट होती है? 4%, और ग्लोबुलिन कितने परसेंट होती है? 2%। कितनी? 2%। तो कितना आएगा रेशो? ये एम्स का क्वेश्चन है, यानी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो कितना है? 2:1। अब एक नोट लगा के लिखोगे तुम। अब हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। नोट लगा के लिखना है। नोट मेरे पर ब्लड किसको कह रहे हैं? ब्लड में क्या क्या परसेंट है? एक तो प्लाज्मा परसेंट है। क्या परसेंट है? प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। इसके अलावा कुछ है क्या ब्लड में? फॉर्म एलिमेंट। अब मैं प्लाज्मा किसको कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसको कह रहा हूं? ब्लड माइनस क्या? ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स। अगर अपन ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल्स बाहर रिमूव कर दें तो क्या होगा? प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। लिम्फ की बात करूं मैं, इसकी लिम्फ किसको कहेंगे अपन? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? मैक्रो। अगर अपन ब्लड में से क्या क्या निकालते हैं? आरबीसी निकाल दो, प्लेटलेट निकाल दो और मैक्रोप्रोटीन निकाल दो, तो क्या होगा? लिम्फ होगा। क्या होगा? लिम्फ। थर्ड जो फोर्थ है ना, उसका नाम है सीरम। क्या नाम है? एनसीईआरटी में लिखा है। अगर अपन ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर माइनस करते हैं, क्या करते हैं? ब्लड माइनस क्लोटिंग। कौन सा प्रोटीन फैक्टर? फाइब्रिनोजन। कौन है? फाइब्रिनोजन। ये क्या है? माइनस कर दे तो उसको क्या कहेंगे अपन? सीरम। तुमने पढ़ा है ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा आयन रिस्पांसिबल है? कैल्शियम प्लस, यानी कैल्शियम आयन रिस्पांसिबल है किसके लिए? ब्लड क्लोटिंग के लिए। ये देखो प्लाज्मा में प्रेजेंट है कैल्शियम आयन। ये देखो ये किसके लिए रिस्पांसिबल है? ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है। अब अपन आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा लगभग कंप्लीट है, यानी अपन ने जो एनसीईआरटी में करेगा उसके अराउंड भी पढ़ा है और थोड़ा हाइट भी पढ़ा है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं फॉर्म एलिमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म एलिमेंट ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बना रहा है? 45%। क्या बना रहा है? 45%। फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन आ रहा है? आरबीसी आ रहा है, डब्ल्यूबीसी आ रहा है, और कौन आ रहा है? प्लेटलेट्स आ रहा है। अब जो फॉर्म एलिमेंट में 99% तो कौन है? मोस्ट अबंडेंट सेल कौन है? आरबीसी। कौन? मोस्ट अबंडेंट सेल कौन है? आरबीसी। कितने परसेंट? 99%। ठीक है। अब पहला टॉपिक लगा के लिखो तुम आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब देखो इसका रेड ब्लड क्यों है? इसका आरबीसी का क्यों है? क्योंकि इसमें Fe+ आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट है। जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। इसका इसलिए आरबीसी का कलर क्या है? रेड कलर है। ठीक है। आज समझ। अब देखो जो मैच्योर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एन मैच्योर आरबीसी मैं बनाना चाहूं, ये एन मैच्योर आरबीसी है। क्या है? एन मैच्योर। इसमें देखो ईआरपी मिलेगी, गोल्जी बॉडी भी मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगी, न्यूक्लियस भी मिलेगा, जितने भी
किसमें? इमेच्योर आरबीसी में। तो इसमें हीमोग्लोबिन कहां आएगा? हीमोग्लोबिन के लिए तो कोई स्पेस बची नहीं बची। तो अब ये कौन सी आरबीसी है? इमेच्योर आरबीसी। कौन सी? इमेच्योर आरबीसी आफ्टर मैच्योरेशन। आफ्टर मैच्योरेशन अगर इसका मैच्योरेशन कराएंगे तो मैं लिखा है मैंने मैच्योर आरबीसी। क्या है क्या जरूरी है मैच्योर करने के लिए? एक तो क्या चाहिए? आयरन चाहिए। क्या चाहिए? आयरन यानी Fe+2 आयरन चाहिए। इसके बाद विटामिन B12। क्या नाम है इसका? विटामिन B12। एक लिखा है मैंने फोलिक एसिड। क्या लिखा है? फोलिक एसिड। ये तीनों अगर मिले इमेच्योर आरबीसी को तो ये क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैच्योर। अब ये जितने भी ऑर्गन हैं ये प्रेजेंट है किसके अंदर? आरबीसी के अंदर, इमेच्योर आरबीसी के अंदर। अब हीमोग्लोबिन रखने की तो जगह ही नहीं है। अब इनको क्या करेंगे? धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे अपन मैच्योर आरबीसी। जो जैसे देखो मैंने जैसे इनको तुम्हें पढ़ा ईआर का मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना किसी भी ऑर्गेनल को। क्या करना? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब मैंने ईआर को हटा दिया तो ये तो आरबीसी पिचक जाएगी। तो नेचर ने और क्या करा आरबीसी के साथ? जैसे ये मैच्योर हुई, क्या हुई? मैच्योर हुई आरबीसी। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक ऐसे धागे बन गए। क्या बना? ये प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्या नाम है इसका? स्ट्रोमिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ये याद नहीं करना है स्ट्रोमिन। ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे इसको क्या मिलता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या मिलता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल है। इसकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं डोमेन्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? डोमेन्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? डोमेन्स। अब ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि तुमने पढ़ा है साइज ऑफ आरबीसी कितना होता है? साइज माइक्रोमीटर। अब मान लो 5 माइक्रोमीटर की कोई कैपिलरी आ गई, आरबीसी कितने माइक्रोमीटर की है? 7 माइक्रोमीटर की। तो इससे नहीं जा पाएगी। तो अगर इसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो ये छोटी होकर अंदर चली जाएगी। आया समझ में? अब देखो और अब आरबीसी कह रही है कि मेरे पास ना तो ईआर है, ना गोल्जी बॉडी है, ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मैं क्या करूं? रो रही है कौन? आरबीसी। तो आरबीसी कह रही मेरे पास ऐसी दो चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। वो दो चीजें कौन सी है? एक तो ये कहती है मेरे पास क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन, जो किसी के पास प्रेजेंट नहीं है। और इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिंक कंटेनिंग। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? जिंक कंटेनिंग कार्बनिक एनाहाइड्रेट। कार्बनिक एनाहाइड्रेट अपन ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में। किसमें? बायोमोलिक्यूल। जिंक एनाहाइड्रेट क्या करता है? CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? H2CO3। ये दोनों कार्बनिक एनाहाइड्रेट और कार्बनिक एनाहाइड्रेट ये रिवर्स में भी काम करता है। यानी CO2 और H2O को बाइंड करके बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। वापस इसका डिग्रेडेशन कराने का काम भी कौन करेगा? ठीक है। अब ये कार्बनिक एनाहाइड्रेट है ना, ये इतनी फास्ट रिएक्शन करता है। अगर आरबीसी के पास कार्बनिक एनाहाइड्रेट एंजाइम नहीं है, कौन सा एंजाइम? कार्बनिक एनाहाइड्रेट। तो एक आवर में कितने केवल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 200। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 200 मॉलिक्यूल। कितने? 200 मॉलिक्यूल। अगर कार्बनिक एनाहाइड्रेट आ गया, क्या आ गया? कार्बनिक एनाहाइड्रेट की प्रेजेंट है तो विद इन 1 सेकंड कितने? 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 6 लाख। कितने? 6 लाख। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने? इतनी ज्यादा कैपेसिटी किसके पास? कार्बनिक एनाहाइड्रेट के पास। इसको अपन इसकी मेम्ब्रेन को कह रहे हो। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर अपन पढ़ेंगे एंटीजन कहां पे प्रेजेंट है? आरबीसी की सरफेस पे। आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं ए एंटीजन और बी एंटीजन इस पे प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है। इससे अपन ब्लड ग्रुप निकालते हैं। ब्लड ग्रुप पे तो निकालते हैं। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पॉन्जी भी होती है। क्या उसकी? स्पॉन्जी। कर दे बंद।